वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ब्रेन बूस्टर में। दोस्तों, हाजिर हैं आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान में जो संशोधन हुए हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यदि मैं बात करूं, जो टोटल अभी तक संशोधन हुए हैं 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो सभी को हम डिस्कस करेंगे। इनमें से जितने भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हैं आज सबके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारी आज की वीडियो शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, ये आपको किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं देना है, तो आप सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। सॉरी, संविधान संशोधन। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो हम बात करते हैं संविधान जो संशोधन है, सबसे पहले प्रश्न तो यही पूछा जाता है कि संविधान संशोधन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, ये आपको पता होना चाहिए। संविधान के किस भाग में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है यह किसके पास है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये 2-3 बेसिक प्रश्न हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो देखिए, जो संविधान का जो संशोधन है ये अनुच्छेद 368 के तहत आता है। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 368 यानी कि 368 है, इसके तहत संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है। जो भाग 20, ठीक है, यदि भाग पूछेगा तो भाग कौन सा होगा, भाग 20 में इसका वर्णन किया गया है। और संसद को यह शक्ति दी गई है कि वे भारतीय संविधान में संशोधन करें। तो 3 चीजें आपने सीखी। पहली क्या, आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की बात है। भाग 20 में संविधान संशोधन दिया हुआ है। इसके साथ में ये जो संसद में जो संशोधन होता है, इस संशोधन करने की जो शक्ति दी गई है यह संसद को दी गई है। ठीक है दोस्तों, संसद में प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि संसद में कौन कौन शामिल होते हैं, तो राज्यसभा, लोकसभा और इसके साथ में जो हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं ये भी संसद में शामिल होते हैं। ये यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया था 2018 में, संसद में कौन कौन शामिल है। तो उसमें क्या, राज्यसभा, लोकसभा और आपके जो प्रेसिडेंट होते हैं वे भी संसद में शामिल होते हैं। तो दोस्तों, ये 2-3 बेसिक जानकारी थी जो आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ में अब हम देखते हैं कुछ थोड़ी सी नॉलेज, यानी कि जो संविधान संशोधन होते हैं ये कैसे होते हैं, किन किन प्रकार से संविधान संशोधन किया जाता है। तो सबसे पहले जो आप मेरी बात थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। जो देखिए, सबसे पहले क्या है, साधारण बहुमत से संशोधन किया जाता है। उसके बाद जो संशोधन किया जाएगा वह विशेष बहुमत से किया जाएगा। और इसके साथ में कुछ संशोधन ऐसे होते हैं जिन्हें विशेष बहुमत होगा, और विशेष बहुमत होने के साथ साथ आधे राज्यों की सहमति भी इसमें, आधे राज्य से एक, यानी कि आधे से ज्यादा राज्य की सहमति इसमें होनी चाहिए, तब वह संविधान संशोधन किया जाएगा। तो ये 3 तरह के संविधान संशोधन होते हैं। अब थोड़ा सा इनके बारे में आप लोग देख लीजिए। 3 तरीकों से संविधान संशोधन किया जाता है। पहला देखिए क्या है, साधारण बहुमत से संशोधन हो। दूसरा है संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन किया जाए। ठीक, और तीसरा क्या है, संसद के जो विशेष बहुमत से संशोधन हो और उसमें कम से कम आधे राज्य विधानसभाओं के अनुसमर्थन से, यानी कि आधे राज्य भी अपना समर्थन उसमें प्रदान करे, तब यह संशोधन माना जाएगा। तो दोस्तों, 3 तरह के संशोधन होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन दिया हुआ है, भाग 20 में दिया हुआ है, और इसके साथ में संशोधन करने की जो शक्ति है वह किस संसद के पास है। संसद 3 तरह के से संशोधन करती है। पहला जो तरीका है साधारण बहुमत से, दूसरा है विशेष बहुमत से, और तीसरा है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति उसमें होनी चाहिए। चलिए देखिए, स्टार्टिंग में क्या है, संसद के साधारण बहुमत से क्या तात्पर्य होता है। अब आप ये देखिए थोड़ा सा, यह उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 50% से अधिक बहुमत होना चाहिए। यानी कि जो वहां पर उपस्थित है और उनमें से जिन्होंने मतदान किया है उनके 50% से यदि अधिक लोगों ने बहुमत अपनी वोट डाली है तो यह साधारण संशोधन, साधारण बहुमत कहा जाएगा। अब जैसे किसी राज्य का नाम बदलना है, सीमा परिवर्तन करनी है, तो ये सब किस में आते हैं, साधारण जो संशोधन होता है उसी के तहत ये सब किए जाते हैं। दूसरा है संसद के विशेष बहुमत द्वारा
संशोधन। देखिए विशेष बहुमत में क्या क्या आता है। यह विधेयक तब पारित माना जाता है जब सदन की कुल ताकत के 50% से अधिक उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से समर्थित हो। यानी कि क्या कहा, जो कुल सदस्य होते हैं उनके 50% से अधिक उपस्थित सदस्यों के 2/3 से अधिक समर्थित होना चाहिए, यानी कि 2/3 सदस्य इस पर वोट करने चाहिए, तब ये विशेष बहुमत कहा जाएगा। ठीक है, यानी कि जितने भी सदन में उपस्थित है, यानी कम से कम ये नहीं कि 5 सदस्य उपस्थित हो जाए, 50% से अधिक उसमें उपस्थित होने चाहिए और उनके 2/3 सदस्य यदि मतदान करते हैं किसी बजट पर लेकर या फिर किसी विधेयक पर लेकर, तो उसे क्या कहा जाएगा, विशेष बहुमत कहा जाएगा। इसके बाद देखिए, संसद का विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्य विधानसभाओं के अनुसमर्थन से संशोधन करे। इस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता तब होती है जब संघीय ढांचे में संशोधन की आवश्यकता होती है। संघीय ढांचे का क्या मतलब है, भारत का जो संविधान होता है इसका जो मूल ढांचा होता है, ठीक है, इसी में यह संघीय ढांचा, यदि इसमें संशोधन करना है, यानी कि संविधान की बनावट जो स्टार्टिंग में बनाई गई थी उसमें उसके जो मूल ढांचा है उसमें हमें किसी प्रकार का बदलाव करना है या हमें संशोधन करना है, तब हम क्या काम करेंगे, हमें विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों से अधिक की उसमें बहुमत हमें प्राप्त होना चाहिए, तब हम क्या कहेंगे, यह विशेष बहुमत होगा। संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के अलावा इसे साधारण बहुमत से आधे राज्य विधानमंडल की सहमति की आवश्यकता होती है। राज्यों को विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए किसी समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया, यानी कि जो राज्य है वह अपनी सहमति कितने भी समय में दे सकते हैं, इसमें कोई समय सीमा नहीं है। आगे देखिए, संसद से पारित होने के बाद संशोधन राष्ट्रपति को जाता है। जो विधेयक है जब वो संसद से पास हो जाएगा, मैंने आपको क्या बताया, संसद में 3 चीजें शामिल होती है, पहला राज्यसभा, लोकसभा और तीसरा राष्ट्रपति जी। यदि कोई विधेयक राज्यसभा में पारित लाया गया है तो उसे राज्यसभा से पारित किया जाएगा, फिर उसे लोकसभा से किया जाएगा और अंतिम रूप से फिर उसे राष्ट्रपति जी के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। यदि राष्ट्रपति जी उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो वह विधेयक फिर क्या बन जाएगा, कानून बन जाता है। राष्ट्रपति के पास भी यहाँ पर पावर्स होती है, वह पुनर्विचार के लिए कर सकता है कि भाई जो आपने ये विधेयक मेरे पास भेजा है इस पर अब एक बार पुनर्विचार कर ले, या फिर राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो होती है, वह विधेयक को अपने पास रख सकता है। ठीक, तो जब हम प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तब हम इन सारी चीजों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। भारतीय संविधान में अब तक जनवरी 2023 तक की हम बात कर रहे हैं, 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, 105 संविधान संशोधन यदि हम इस वीडियो में पढ़ाएंगे तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि हमारा चैनल अभी नया है तो इतनी बड़ी वीडियो हम अभी नहीं बना सकते हैं। दोस्तों आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, तो हम क्या काम करेंगे, इसे 2 पार्ट में बनाएंगे। आज हम मिनिमम 50 संविधान संशोधन कवर करेंगे और बाकी के जो बचे हैं उसे हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन की सूची, चलिए अब देखते हैं हम कौन कौन सा संविधान संशोधन कब किया गया है और उसमें क्या क्या प्रावधान लागू किए गए थे। पहला संविधान संशोधन, ये आपको जरूर याद रखना है क्योंकि सीधा सा प्रश्न यही पूछा जा सकता है कि जो पहला संविधान संशोधन था वह कब हुआ था, तो 1951 में, ये आपको पता होना चाहिए। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। राज्य को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार प्रदान करता है। पहले संविधान संशोधन में ही यह कहा गया था कि राज्य को जो सामाजिक रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं, ठीक है, जो गरीब तबका है, उनके विकास करने का विशेष जो प्रावधान किया गया था वह पहले संविधान संशोधन के तहत ही दिया गया था। इसके बाद जो एक मेन है, जमींदारी विरोधी कानून को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। दोस्तों इसमें आप थोड़ा सा मुझे समझना, मैं क्या कहना चाहूंगा यहाँ पर, मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि 9वीं अनुसूची के बारे में। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार दिया गया है, भूमि सुधार। टोटल कितनी अनुसूची है, 12 अनुसूची है। ठीक है दोस्तों, टोटल कितनी है, 12 है। अनुसूची 1 में क्या कहा गया है कि भारत क्या है, राज्य का संघ होगा, यानी कि भारत और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। प्रश्न ये बन सकता है कि भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किस अनुसूची में है, तो आप क्या कहेंगे, ये पहली अनुसूची में है। तो भारत और उसके जो क्षेत्र है ये वर्णन किया गया पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में क्या, जो पदाधिकारी हैं उनके वेतन और भत्तों का निर्धारण किया गया है दूसरी अनुसूची में। ठीक है दोस्तों, तीसरी में क्या कहा गया है
तीसरी में कहा गया है शपथ के बारे में, यानी कि जो अधिकारी होंगे, जो शीर्ष स्तर के अधिकारी हैं, वह अपनी शपथ लेंगे किस अनुसूची के तहत? तीसरी अनुसूची के तहत। चौथी, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। जो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है, कहाँ पर? राज्यसभा में। ये कहाँ कहा गया है? ये चौथी अनुसूची में कहा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। पांचवी अनुसूची में क्या कहा गया है? पांचवी अनुसूची में जनजातीय जो क्षेत्र है उनका प्रशासन दिया गया है। छठी अनुसूची में क्या है? देखिए, SC और ST ये दिया गया है पांचवी अनुसूची में। छठी अनुसूची में क्या कहा गया है कि जो आपके असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ठीक है, एटी, आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, ATM स्क्वायर माइनस मणि, ये जो 3-4 राज्य हैं, इनका जो प्रावधान दिया गया है, ये दिया गया है छठी अनुसूची में। सातवीं अनुसूची में दी गई है आपकी सूची, ठीक है। मैं आपको सारी अनुसूची बता देता हूं ताकि आपको एक रिवीजन सा हो जाए। सातवीं अनुसूची में दी गई है सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य का है, संघ सूची में अभी 100 विषय हैं। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का है, ठीक है दोस्तों। और जो आपकी समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची में जो कानून बनाने का अधिकार है वह किसके पास है? वह केंद्र और राज्य दोनों के पास है, यानी कि दोनों इस पर अपना कानून बना सकते हैं। कैसे? यदि समवर्ती सूची पर, यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली है, आप लोग नोट कीजिएगा, समवर्ती सूची पर यदि केंद्र और राज्य अलग अलग कानून बना देते हैं तो ऐसी स्थिति में जो केंद्र का जो कानून है वह ज्यादा मान्य होगा और उसी को मान्यता दी जाएगी। तो ये जो सूची है, राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची, ये सातवीं अनुसूची में दी गई है। इसके साथ में एक और होती है अपशिष्ट सूची, अपशिष्ट सूचियां, ठीक है, ये अनुच्छेद 248 में दी गई, ये भी आपको पता होना चाहिए। और 246 में सूचियों का वर्गीकरण किया गया है, ठीक है दोस्तों। जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 246 है, इसमें सूचियों का वर्णन किया गया है, यानी कि जो आप ऐसे कह सकते हैं कि शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है कि केंद्र को ये विषय दिए गए हैं, जैसे रेलवे है, बैंकिंग है, ठीक है दोस्तों, जनगणना है, ये केंद्र के विषय हैं, पुलिस, ठीक, ये राज्य का विषय है। तो दोस्तों ऐसे ऐसे विषय बांट दिए गए हैं ताकि किसी प्रकार का कोई भी मनमुटाव केंद्र और राज्य के बीच में ना रहे। देखिए दूसरा, मैं आपको 9वीं अनुसूची बता रहा था। 9वीं अनुसूची में आता है भूमि सुधार। 8वीं अनुसूची में आती है आपकी भाषाएं, ठीक है। अभी टोटल कितनी भाषाएं? 22 भाषाओं का वर्णन है। सबसे पहले 21वीं संविधान संशोधन किया गया, उसमें सिंधी को जोड़ा गया। फिर 71वां संविधान संशोधन किया गया, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया। उसके बाद में 92वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। ये तो हम जब आपको अनुसूचियां पढ़ाएंगे अच्छे से और अच्छी तरीके से बताएंगे। अभी हम आपको केवल क्या, थोड़ा सा रिवीजन आपको करा रहे हैं। 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल है, ठीक है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। 10वीं अनुसूची में दल बदल दिया गया है। दल बदल के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं, एक हरियाणा का विधायक था, शायद गया लाल, शायद ऐसा उसका कुछ नाम था। उसने एक बार में 1967 में एक ही दिन में 3 पार्टियां बदल ली। तब से ये जो दल बदल का मुद्दा है तब से ज्यादा उठा। और एक कहावत है तब से ही कि आया राम और गया राम, ये कहावत भी दल बदल से संबंधित है। तो ये किस में है? 10वीं अनुसूची में है। 1985 में संविधान संशोधन किया गया था, तभी इस अनुसूची को जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज है और 12वीं अनुसूची में आपका नगर पालिका है। तो ये 12 की 12 अनुसूची हमने आपको रिवीजन करा दी है, ठीक। अब हम बात करते हैं 9वीं अनुसूची की। मैंने आपको बताया नहीं, अब हम बात करते हैं। देखिए, ये जो जमींदारी विरोधी है, 9वीं अनुसूची क्यों जोड़ी गई? पहले संविधान संशोधन के तहत ही 9वीं अनुसूची को क्यों जोड़ा गया, मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करा देता हूँ। देखिए, हुआ क्या था, जैसे ही हमारा भारत आजाद होता है तो इसके सामने एक समस्या आ जाती है। कुछ लोगों के पास जो पहले से ही जमींदार थे, बहुत ज्यादा उनके पास संपत्ति थी, वो खुश थे, लेकिन बहुत बड़ा तबका एक ऐसा था जिनके पास ना तो जमीन थी, ना उनके पास अनाज था, ना उनके पास पैसे थे। तो सरकार ने क्या कहा कि भाई आप लोग थोड़ी थोड़ी जमीन इन्हें, जो छोटे तबके के लोग हैं, इन्हें दे दे। पर आपको पता है, यदि मैं आपसे कहूँ कि भाई आप अपनी थोड़ी जमीन अपने गांव के किसी किसान को दे दो, क्या आप दे दोगे? नहीं दोगे। यदि मैं कोई कानून लेकर आऊंगा, आप उस कानून का भी विरोध करोगे। पहले जो संपत्ति का अधिकार था वह एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, हालांकि 44 संविधान संशोधन के तहत उसे हटा दिया गया, अब उसे 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। लेकिन पहले वो मौलिक अधिकार था। तो सरकार ने एक कानून लेके आया और उसमें जो भूमि जमींदार लोग थे उनकी जो संपत्ति को छीन कर जो गांव के जो ग्रामीण थे, जो गरीब किसान थे, उन्हें देने लगे। तो ऐसे में जब जिसकी जमीन छीनेगी वो चुपचाप तो बैठेगा नहीं, वह गया तुरंत सुप्रीम कोर्ट के पास। उसने कहा, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत ये क्या काम करते हैं, रिट जारी करते हैं, मौलिक अधिकारों के संरक्षक इन्हें कहा जाता है।
तो दोस्तों क्योंकि उस समय जो जमींदार थे या जो भूमि सुधार था, ये जो संपत्ति का जो हमारा एक अधिकार था, मौलिक अधिकार, 7वां मौलिक अधिकार था ये हमारा, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट को फिर मजबूरन क्या करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को उस आदेश को वहीं पर रोकना पड़ा। इसके बाद में जब सरकार ने देखा कि हालत ज़्यादा खराब हो रही है, किसानों के पास खाने के लिए अन्न नहीं है, उनके पास जमीन नहीं है, तब उन्होंने एक कानून पारित किया संसद में, और उस संसद में उन्होंने क्या किया, एक अनुसूची बनाई, 9वीं अनुसूची। पहले संविधान संशोधन किया गया 1921-51 में ही, और उसी में एक अनुसूची बनाई गई, 9वीं अनुसूची। और क्या कहा गया कि 9वीं अनुसूची में हम जिस कानून को डाल देंगे उस कानून की न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या न्यायपालिका के द्वारा नहीं की जाएगी। तो दोस्तों एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के केंद्र सरकार ने हाथ काट दिए कि अब जो भी हम मुद्दा इसमें डाल देंगे, यानी कि जो हमारे भूमि सुधार हैं इसमें हम मुद्दों को डाल देंगे तो सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। तो जैसे ही 9वीं अनुसूची बनाई गई, भूमि सुधार को उठाकर उस अनुसूची में डाल दिया गया। अब कोई जाएगा ही नहीं, जाएगा भी तो क्या कहेगा, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट बोल देगा कि भाई अब मेरे पास ऐसी कोई भी पावर नहीं है जिससे मैं आपकी मदद कर सकूं। तो इस तरीके से लोगों के पास फिर थोड़ी थोड़ी जमीन वितरित की गई। तो 9वीं अनुसूची इस तरह रखी गई थी। बस थोड़ा सा आपको मैंने बेसिक बताया है, जिस दिन मैं आपको अनुसूची पढ़ाऊंगा आपको बहुत अच्छी तरीके से एक एक अनुसूची के बारे में समझाऊंगा। एक ना दोस्तों मुझसे ना आराम से बोला नहीं जाता, मैं थोड़ा तेजी बोलता हूँ ताकि हमारी वीडियो थोड़ी लंबी ना हो और क्या डाटा भी आपके पास थोड़ा ज्यादा सा पहुंच जाए। चलिए नेक्स्ट देखिए, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंधों के लिए अतिरिक्त आधार के रूप में सार्वजनिक आदेश, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और अपराध के लिए उकसाना जोड़ा गया। साथ ही इसे न्यायोचित भी बनाया गया। प्रथम संविधान संशोधन यह प्रावधान करता है कि राज्य व्यापार और किसी भी व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण व्यापार या व्यवसाय के अधिकार के खिलाफ नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों इसमें जो खास बात है केवल आपको यही याद रखना है, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, 1951 में हुआ था। जो भूमि सुधार जोड़ा गया था, वह जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, वह भी पहले संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ी गई थी। ये दो बातें आपको इसमें याद रखनी है। चलिए फिर हम देखते हैं 7वां संविधान संशोधन जो 1956 में हुआ था। देखिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। यह प्रश्न बन सकता है कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का जो गठन था वह किस संविधान संशोधन के तहत किया गया, तो यह किया गया था 7वें संविधान संशोधन के तहत। संविधान की 2री और 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। 2री अनुसूची में और 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया 7वें संविधान संशोधन के तहत। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया। ऐसा यदि कहीं पर उच्च न्यायालय नहीं है तो क्या करेंगे, जो 2 राज्यों के लिए एक कंबाइंड उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। यह 7वें संविधान संशोधन के तहत कहा गया है। इस संविधान संशोधन के माध्यम से सर्वप्रथम केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया। जो केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है वह भी सर्वप्रथम 7वें संविधान संशोधन के तहत ही किया गया। 10वां संविधान संशोधन अधिनियम ये हुआ था 1961 में। अब देखिए, इस संविधान संशोधन के माध्यम से पुर्तगाल से केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दादरा और नगर हवेली का अधिग्रहण किया गया। दादरा और नगर हवेली का अधिग्रहण कब किया गया, तो ये आपको याद रखना है 1961 में। किस संविधान संशोधन के तहत, 10वें संविधान संशोधन के तहत। और संविधान का जो अनुच्छेद 240 है इसमें संशोधन किया गया। केवल ये प्रश्न बन सकता है कि गोवा, दादरा और नगर हवेली, ठीक है, दादरा और नगर हवेली का जो अधिग्रहण है ये कब किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए 1961 में ये किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब है 24वां संविधान संशोधन। दोस्तों वही लिया गया है जो महत्वपूर्ण है, जहां से प्रश्न बनने की संभावना है। 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। इस संशोधन के माध्यम से यह स्पष्ट हो गया है कि संसद अनुच्छेद 368 का उपयोग करके अनुच्छेद 13 सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, अर्थात संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने की शक्ति दी गई। 24वें संविधान संशोधन में यही कहा गया है कि जो संसद है वह कहीं पर भी संशोधन कर सकती है। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की जो शक्ति थी वह भी उन्हें 24वें संविधान संशोधन के तहत ही दी गई। इस संवैधानिक संशोधन पर राष्ट्रपति की सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया।
यह संशोधन अधिनियम गोलकनाथ मामला 1967 के बाद लाया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। 25वां संविधान संशोधन 1971 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों के बीच संबंध से संबंधित अनुच्छेद 31C में जोड़ा गया। संविधान संशोधन ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 39B या C के अंतर्गत आने वाले राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रावधानों को पूरा करने के लिए बनाए गए कानून को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि यह अनुच्छेद 14 1931 में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। तो ये क्या कहा गया है दोस्तों, इतना कहा गया है कि अनुच्छेद 39B या C के तहत राज्य के जो नीति निर्देशक तत्वों का जो प्रावधान पूरा करने के लिए जो कानून बनाए गए हैं, उन्हें इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि ये 14, 19 और 21 का अतिक्रमण करते हैं। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कम कर दिया गया। देखिए, संपत्ति का मौलिक अधिकार खत्म कब किया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 में। लेकिन कम कब कर दिया गया? जो 25वां संविधान संशोधन हुआ था 1971 में, इसके तहत इसे कम कर दिया गया। 26वां संविधान संशोधन 1971 रियासतों के शासकों को दिया जाने वाले प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। यानी कि जो उस समय जो रियासतें थी, उन्हें जो अधिकार दिए गए थे, उन्हें जो विशेषाधिकार दिए गए थे, उन विशेषाधिकारों को खत्म कर दिया गया इस संविधान संशोधन के तहत, 26वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट देखिए 34वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा विधानमंडल द्वारा बनाए गए 20 और काश्तकारी व भूमि सुधार कानूनों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इतना खास नहीं है। 38वां देखिए, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक, ये महत्वपूर्ण है। किसमें कहा गया है? 38वां संविधान संशोधन हुआ था 1975 में। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी कि यदि किसी राज्य में आपातकाल लगाया जाता है या भारत के किसी क्षेत्र में आपातकाल लगाया जाता है, तो उसे किसी भी अदालत में राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जाएगी। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, राज्यपालों और प्रशासकों द्वारा अध्यादेशों की घोषणा को कानून की अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। राष्ट्रपति को एक साथ विभिन्न आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल की विभिन्न उद्घोषणाओं की घोषणा करने